आजकल उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा मिशन रिपीट का राग अलाप रही है, तो कांग्रेस बदलाव तय है का बिगुल फूंक रही है। पर इस घमासान के बीच उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के लिए भी क्या कोई जगह बन रही है? वो यूकेडी जिसने इस राज्य को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज अपने ही वजूद की लड़ाई लड़ रही है। सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि 2027 का चुनाव यूकेडी के लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका भी हो सकता है और एकदम आखिरी मौका भी। पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूकेडी को कितनी सीटें मिलेंगी। असली सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की जनता सच में कोई तीसरा विकल्प चाहती है, और अगर चाहती है तो क्या यूकेडी उस मौके के लिए तैयार है, या फिर भाजपा कांग्रेस मिलकर इस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे जिसने इस राज्य की नींव रखी थी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उत्तराखंड राज्य के लिए संवेदना रखने वाला हर इंसान जानना चाहता है। आज की वीडियो में हम इन सवालों का जवाब चुनावी आंकड़ों, सियासी गणित और 2027 की जमीन पर यूकेडी की तैयारी से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में समझते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी सरकार बनाएगी, मजबूत विपक्ष बनेगी, या सिर्फ एक वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या उत्तराखंड की जनता तीसरा विकल्प चाहती है। इस सवाल का जवाब आपको उत्तराखंड विधानसभा के चुनावी आंकड़ों से मिल जाता है। अगर आप 2002 का चुनावी आंकड़ा देखेंगे तो यूकेडी और निर्दलीयों के वोट प्रतिशत का जोड़ उस समय सरकार बनाने वाली कांग्रेस से थोड़ा सा ही कम था। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आपको हमेशा करीब 10% से ज्यादा वोट निर्दलीय कैंडिडेट को मिलता हुआ दिखता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति के तहत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सेना से आए कर्नल अजय कोठियाल को बनाया था। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव से करीब एक साल पहले अपनी तैयारी शुरू की और राज्य में करीब 3% का वोट हासिल किया। इसी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट को मिलने वाला वोट प्रतिशत गिरकर करीब 5% रह गया था। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि राज्य की जनता हमेशा से ही एक तीसरे विकल्प की चाहत जरूर रखती है। ऊपर से कांग्रेस और भाजपा ने सरकार में रहते समय जो नीतियां अपनाई, उन्होंने जनता की इस चाह को और मजबूत किया है। आज राज्य में एक पॉलिटिकल वैक्यूम को अब साफ तौर पर महसूस किया जाने लगा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आम आदमी पार्टी ने खूब पहचाना भी था और 3% वोट भी हासिल किए थे। यह आंकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि इसने दिखाया कि भाजपा और कांग्रेस के बाहर भी किसी नए राजनीतिक विकल्प के लिए वोट निकल सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन वोट को सीटों में नहीं बदल पाई। यानी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की एक पहेली यह भी है कि क्या नाराजगी को वोट में और वोट को सीट में बदला जा सकता है, और यहीं से तीसरे विकल्प की असली कहानी शुरू होती है। आंकड़े इस बात की ओर पूरा इशारा करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस से बाहर जाने वाला वोट उत्तराखंड की राजनीति में कभी जीरो नहीं रहा है। क्या यह वोट एक संगठित तीसरे विकल्प के पीछे खड़ा हो सकता है? यह 2027 का एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर यहां यह जरूर समझ आता है कि उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के लिए राजनीतिक जगह मौजूद है, पर सवाल यह है कि क्या उसे भरने की क्षमता किसी पार्टी के पास है। हम वीडियो में आगे यूकेडी की स्थिति और उसकी तैयारी पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की संभावनाएं कितनी हैं। अगर मौजूदा चुनावी आंकड़ों और भाजपा कांग्रेस के बीच बन रहे राजनीतिक समीकरण को साथ रखकर देखें तो 2027 में तीसरे विकल्प के लिए राजनीतिक स्पेस जरूर दिखाई देता है। इसे भाजपा और कांग्रेस की स्थिति से और बेहतर समझा जा सकता है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में राज्य बनने के दिन से ही गुटबाजी देखने को मिलती है। माना जाता है कि 2012 में खंडूरी को भाजपा के भीतर की गुटबाजी ने हराया, तो 2017 में हरीश रावत अपनी ही पार्टी की गुटबाजी के शिकार हुए। उत्तराखंड में पार्टियों के भीतर की गुटबाजी कभी रुकी नहीं है। गुटबाजी का आलम यह है कि 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसका शिकार हुए और खटीमा से अपना चुनाव हार गए। आज उत्तराखंड कांग्रेस में एक अरसे बाद गुटबाजी शांत और थमी हुई जैसी दिख रही है, लेकिन इसे सुनामी से पहले की शांति की तरह भी देखा जा सकता है। इस बात की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि टिकट कटने के बाद भी कांग्रेस के भीतर इस तरह का अनुशासन देखने को मिलेगा। रही बात भाजपा की, तो 2017 के चुनाव में उसके सामने गुटबाजी ही सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ पुराने नेताओं की कतार है जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए टिकट चाहती है, तो दूसरी तरफ पार्टी का वो कर्मठ कार्यकर्ता है जो सालों से पार्टी का झंडा डो रहा है।
इन दोनों के अलावा नए नए भाजपाई बने उन नेताओं की एक लंबी कतार है जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। यहां भाजपा के सामने अगले चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की बात भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खूब समझ रहा है, इसलिए अगले चुनाव में भाजपा के विधायक उम्मीदवारों में बहुत सारे नए चेहरे दिखने की संभावना है। कुल मिलाकर भाजपा के सामने सत्ता विरोधी माहौल और टिकटों पर संभावित असंतोष की चुनौती है। कांग्रेस सत्ता विरोधी वोट को अपने पक्ष में समेटने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके सामने भी टिकट बंटवारे के बाद असंतोष का खतरा रहेगा। यानी दोनों पार्टियों के भीतर जो भी दरारें हैं वो अपने आप यूकेडी के वोट में नहीं बदलेंगी, लेकिन यही वो राजनीतिक स्पेस है जहां से यूकेडी अपनी जगह बना सकती है। यहां एक सवाल जरूर उठता है कि तीसरे विकल्प के तौर पर यूकेडी सबसे बड़ी दावेदार क्यों है। तो इसका जवाब है कि पिछले 26 सालों में यूकेडी अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को चुनावी वोट में नहीं बदल पाई, लेकिन राज्य आंदोलन की विरासत के कारण उसके प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव आज भी दिखाई देता है। मूल निवास, भू कानून और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों पर यूकेडी की आवाज को हाल के वर्षों में पहले की तुलना में ज्यादा सार्वजनिक जगह भी मिली है। इसी के आधार पर आज यूकेडी को तीसरे विकल्प के सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। यानी माहौल भी है और मौका भी है, पर सबसे बड़ा संदेह यह है कि क्या यूकेडी इस विकल्प की दावेदारी मजबूती से पेश करने को खुद तैयार है। यूकेडी की जमीनी तैयारियों पर बात करने से पहले यूकेडी की आज की स्थिति कुछ सवालों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो यह है कि जैसे भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी है और कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है, वैसे ही यूकेडी का चेहरा कौन है। दूसरा जरूरी सवाल है, यूकेडी अपने भीतर की गुटबाजी से कैसे निपटेगी। अगर आप इन दिनों यूकेडी को देखेंगे तो आपको दो धड़े बड़े साफ दिखते हैं। एक धड़ा वो है जिन्होंने हर परिस्थिति में दशकों से यूकेडी का झंडा मजबूती से पकड़ रखा है। दूसरी तरफ वो हैं जो कुछ साल पहले ही यूकेडी के साथ आए हैं। एक ही क्षेत्रीय पार्टी में आपको क्षेत्रवाद के दो मतलब दिखते हैं। पुराने और अनुभवी नेता जिस क्षेत्रवाद की बात करते हैं वो नए नेताओं के संकीर्ण क्षेत्रवाद से बिल्कुल अलग है। आप इसे इसी हफ्ते की एक घटना से समझ सकते हैं। इस हफ्ते यूकेडी के नेता आशुतोष नेगी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जाति और क्षेत्रीय टिप्पणी करते हुए उन्हें नेपाली कहा। अपने नेता की बात पर काशी सिंह एरी ने खेद जताते हुए इसे पूरी तरह एक अमर्यादित टिप्पणी कहा। लेकिन इस विवाद ने कम से कम इतना जरूर दिखा दिया कि यूकेडी के भीतर क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति को लेकर अलग अलग राजनीतिक भाषाएं मौजूद हैं। अगर आप लंबे समय से यूकेडी की विचारधारा को जानते हैं तो उसमें उस तरह का राजनीतिक हल्कापन कभी नजर नहीं आया जिस तरह का राजनीतिक हल्कापन इन दिनों यूकेडी के नाम पर सोशल मीडिया पर परोसा जाता है। जिस तरह से मैदानी बनाम पहाड़ी की राजनीति को यूकेडी की विचारधारा से जोड़कर दिखाया जा रहा है वो कभी भी यूकेडी की मूल विचारधारा का हिस्सा नहीं रहा है। यह बिल्कुल सही है कि यूकेडी ने हमेशा सबसे पहले पहाड़ की राजनीति को अपना मुद्दा बनाया, लेकिन यूकेडी ने कभी इसके लिए नफरत की राजनीति को अपना हथियार नहीं बनाया। आज यूकेडी के नए नेता पार्टी की पहचान शिवसेना के करीब पाते हैं, जबकि यूकेडी का हमेशा से शिवसेना से वैचारिक विरोध रहा है। यूकेडी की राजनीति जल जंगल जमीन, पर्वतीय विकास, भू कानून और मूल निवासियों के अधिकारों पर केंद्रित रही है। इसके उलट शिवसेना की राजनीति हमेशा से ही महाराष्ट्र केंद्रित और कट्टर हिंदुत्ववादी रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूकेडी की पहचान कभी भी सिर्फ हंगामा करने वाली पार्टी की नहीं रही है। उसने अपना विरोध हमेशा व्यवस्थित और मजबूत दस्तावेजों के साथ एक बौद्धिक दृष्टिकोण से दर्ज किया है। यूकेडी की ऐतिहासिक ताकत सिर्फ आंदोलन नहीं थी, उसकी ताकत आंदोलन को नीति में बदलने की क्षमता की भी थी। आप यूकेडी की यही शैली उसके पुराने नेताओं में आज भी देख सकते हैं। इसी महीने के शुरुआत में यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति ने संकल्प एक नए उत्तराखंड नाम का दस्तावेज देहरादून में पेश किया था। इस लंबे दस्तावेज में यूकेडी ने राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं के साथ तराई कमिश्नरी बनाए जाने जैसी व्यावहारिक बातें सटीक तथ्यों के साथ शामिल की हैं। यहां उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित किए जाने के लिए 11 पर्वतीय जिलों के लिए 50 सीटें रखने जैसी ठोस बातें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि इस दस्तावेज में सिर्फ हवाई बातें कर दी गई हैं। इसमें सिक्किम का उदाहरण लेते हुए पूरी व्यवस्था का ठोस विवरण दिया है। इस दस्तावेज को सुरेंद्र सिंह कुकरेती, काशी सिंह एरी, पुष्पेश त्रिपाठी और डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पेश किया गया। यह दस्तावेज कितना मजबूत रहा होगा उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य में मुख्य धारा के सभी अखबारों को इस पर खबर छापनी पड़ी। यही हमेशा से यूकेडी की असल ताकत भी रही है। लेकिन क्या पिछले 3 हफ्तों में
यूकेडी का एक भी कथित युवा नेता इस दस्तावेज पर बातचीत करता हुआ मिला है। खैर, यह बात तो हुई यूकेडी की स्थिति की, जो किसी भी हाल में एक मजबूत पार्टी तो नहीं कही जा सकती है। संगठन की हवा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पार्टी में आए कल के नेता काशी सिंह एरी को जमीन पर संघर्ष करने की सलाह दे रहे हैं। आखिर में बात करते हैं जमीन पर यूकेडी की हालत की। अब अगर आप जमीन का हाल सोशल मीडिया से आंकते हैं तो आप मान लीजिए यूकेडी इस बार सरकार बना रही है, और अगर सरकार नहीं बना रही है तो राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनने से तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। अब अगर आप अपने ख्यालों में यूकेडी के नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में कहीं टहल रहे हैं तो थोड़ा उस दुनिया से बाहर आकर पिछले पंचायती चुनाव याद कर लीजिए। याद कीजिए उन लाखों फॉलोअर और मिलियन व्यूज वाले नेताजी लोगों को जो प्रधानी तक का चुनाव नहीं जीत पाए थे। मतदाता केंद्र में वोटिंग मशीन के बटन दबाने और सोशल मीडिया में रेल देखकर अंगूठा चेपने में जमीन आसमान का अंतर है। यहां चुनावी गणित की एक और जरूरी बात समझनी होगी। यूकेडी को सरकार बनाने के लिए पूरे उत्तराखंड में लोकप्रिय होना जरूरी नहीं है। उसे पहले कुछ खास विधानसभा क्षेत्रों में अपना वोट मजबूत करना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में थोड़ा थोड़ा वोट हासिल करने से ज्यादा जरूरी है कुछ सीटों पर इतना मजबूत होना कि वो जीत या कम से कम मुकाबले की स्थिति में पहुंच सके। यानी यूकेडी का पहला लक्ष्य पूरे 70 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर ताकत दिखाना नहीं, बल्कि उन सीटों की पहचान करना होना चाहिए जहां वो वाकई में जीत की स्थिति बना सकती है। अब सवाल यह है कि क्या उसके पास ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की पहचान, उम्मीदवार और बूथ स्तर का संगठन मौजूद है। कुल मिलाकर 2027 में यूकेडी के सामने मौका जरूर है, लेकिन इस मौके और जीत के बीच संगठन खड़ा है। उत्तराखंड की जनता अगर खुद तीसरे विकल्प को खोज रही है तो भी यह खोज अपने आप यूकेडी की जीत में नहीं बदलने वाली है। यूकेडी को अपने भावनात्मक समर्थन को बूथ के वोट में, पुराने संघर्ष को नए राजनीतिक एजेंडे में और सोशल मीडिया की चर्चा को जमीन के संगठन में बदलना होगा। 2027 में यूकेडी के लिए असली सवाल यह नहीं होगा कि उत्तराखंड की जनता भाजपा और कांग्रेस से नाराज है या नहीं। उसके लिए असली सवाल यह होगा कि क्या जनता अपनी नाराजगी को किसी तीसरे विकल्प के पक्ष में वोट बदलने के लिए तैयार है। और अगर जवाब हां है तो आखिरी सवाल यूकेडी को खुद से पूछना होगा, क्या उसके पास उस वोट को संभालने के लिए नेता हैं, संगठन है और 70 सीटों में से सही सीटों की पहचान करने की रणनीति है। क्योंकि 2027 यूकेडी के लिए सिर्फ अगला चुनाव नहीं है, यह चुनाव तय करेगा कि राज्य आंदोलन की पार्टी फिर विधानसभा की राजनीति में लौटेगी या इतिहास की किताबों में दर्ज होकर रह जाएगी।